पिछले एपिसोड में इलेक्ट्रोलक्स आखिरी बार युहा से मिलने के लिए आया था, जहां पर उसने उसे अपने नेक्रोमेंसी का इनहेरिटेंस दिया था और फिर उसके बाद वहां से चला गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कंपटीशन के रॉबिन राउंड का फाइनल मैच होने वाला था, जिसे देखने के लिए सभी लोग इसके लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। तभी बताया जाता है कि ये मैच फाइनल के टॉप 8 के सीट को डिटरमाइन करेगा। फिर बताया जाता है कि पिछले राउंड में थैंक्स सेक्टर श्रेक एकेडमी सभी 6 मैच को जीतकर टॉप 8 में एडवांस हो गए थे, जिसके वजह से यह बैटल दोनों टीम के फाइनल रैंकिंग को डिसाइड करेगी। तभी टियानन कहने लगता है कि भले ही अभी इस गेम का आउटकम डिसाइड नहीं हुआ है, मगर फिर भी थैंक्स सेक्टर और श्रेक एकेडमी सभी 6 मैच में जीत गए हैं, जिसके वजह से एडवांस में टॉप 8 में उनका पोजीशन लॉक है। जबकि वही सनमून एकेडमी तो लगातार दोनों से हार गया और इस तरह से वे इसमें से बहुत पहले एलिमिनेट हो गए। लेकिन पिछले 3000 सालों में आज ऐसा पहली बार हुआ है। वहीं उधर हम देखते हैं कि जिंगहोंग चेन इसके बारे में सुनकर परेशान होता है, लेकिन आखिरकार वो इसके बारे में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। मगर तभी नेशनल मास्टर टियानन से कहने लगता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारा होली स्पिरिट सेक्ट यहाँ पर है और मुझे पूरा यकीन है कि वे सनमून एम्पायर के ग्लोरी को बचा लेंगे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि टियानन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि रेफरी फाइनल मैच को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था, जो कि असल में श्रेक एकेडमी और थैंक्स सेक्ट के बीच में होने वाला होता है। और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो दोनों टीम को यहाँ पर आने के लिए कहता है, जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि दोनों टीम भी इसके लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे यहाँ पर आ जाते हैं। तब इनको देखते ही सभी लोग पूरी तरह से एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि इनको पता था कि इनके बीच में होने वाला मैच बहुत ही शानदार होगा। मगर तभी हम देखते हैं कि थैंक्स सेक्ट की तरफ से वांग फाइट करने वाली होती है और अब इसीलिए वो भी यहाँ पर आ गई थी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सियाओ भी इसे देख हैरान हो गई थी और फिर कहती है कि आज तो ये पूरी तरह से अलग लग रही है। जिसके बाद वहीं बाकी लोग भी इसे इस तरह से देख काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही हैंडसम है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांग को अब किसी बात के बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो यहाँ पर फाइट करने के लिए भी रेडी हो गई थी। और फिर वांग चू को चैलेंज करते हुए कहती है कैसा होगा कि आज के आउटकम को हम डिसाइड करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग चू को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी। और फिर हम देखते हैं कि वो वांग के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी युहाओ कहता है कि वांग तो प्लानिंग के अनुसार नहीं आई, क्योंकि उसने कहा था कि कल के गेम के लिए मेरे पास में एक आइडिया है और हम उनके सामने हार मान जाएंगे। लेकिन इसके बारे में सुनते ही सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे, जिस पर युहाओ ने उनसे कहा था कि तुम्हें इसके लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और सबसे पहले तुम मेरे प्लानिंग के बारे में तो सुन लो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनको समझाने के लिए अपने सिमुलेशन सोल स्किल का यूज करने लगा था, जिसे देखते ही सियाओ इस बात से काफी हैरान हो गई थी और फिर वो कहने लगती है कि क्या सिमुलेशन सोल स्किल का ऐसा भी यूज है। तभी युहाओ कहने लगता है कि श्रेक टीम की ओवरऑल ताकत हमारे थैंक्स सेक्टर से कम है, इसीलिए अगर हम इसमें जीत गए तब इस तरह से श्रेक एकेडमी दूसरे ग्रुप में आ जाएगी, जिसके वजह से फाइनल में स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से सामना होने का उनका चांस बढ़ जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो फाइनल में एलिमिनेट हो जाए। तभी हम देखते हैं कि सेंसी अभी इसके बातों को समझ गया था और फिर वो कहने लगता है कि श्रेक अगर फाइनल से एलिमिनेट हो गया तब इसका वजह से हमारा थैंक्स सेक्टर अपने आप को सपोर्ट करने के लिए अकेला हो जाएगा, जिसका वजह से ऐसा हो सकता है कि बाकी लोग हमें यूज करने लगे और फिर इस तरह से हमें इसमें बहुत ज्यादा परेशानी होगी। अब इसीलिए वो इनसे कहता है कि हमारे चैंपियनशिप के जीतने का चांस भी कम हो जाएगा। तभी नानान कहने लगती है लेकिन अगर श्रेक एकेडमी फर्स्ट ग्रुप में चला जाता है तब इसका वजह से उनको थोड़े से कमजोर टीम का सामना करना होगा, जो कि न केवल श्रेक एकेडमी को फाइनल में पहुंचने के लिए हेल्प करेगी बल्कि इसके वजह से हमारे थैंक्स सेक्टर के ऊपर से भी बहुत सारा प्रेशर कम हो जाएगा। तब इसके बारे में सुनकर युहाओ कहता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा और मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेई को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं होती और वो कहता है कि तुम सभी इसके लिए एग्री हो गए हो और इसीलिए हमें युहाओ के सजेशन को ही फॉलो करना चाहिए। लेकिन तभी इसके बारे में सुनकर वांग कहती है कि कल स्टेज के ऊपर मैं जाऊंगी और सरेंडर वाले टेक्टिक को मैं इम्प्लीमेंट करूंगी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वही स्टेज के ऊपर आई होती है और वो वांग चू को चैलेंज करने के लिए रेडी हो गई थी। मगर वही उधर हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इस बात से हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये दोनों तो बिल्कुल सेम है। तभी जूजी भी सोचने लगती है कि क्या वे सच में ट्विन है, लेकिन असल में उनका मार्शल स्कूल तो पूरी तरह से एक दूसरे से अलग है। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि वांग चू ने अटैक करना शुरू कर दिया था, जिससे देखते से जामा कहने लगती है कि वांग चू के पास में गोल्डन ड्रैगन वाली ब्लड लाइन है, जिसके वजह से उसकी फिजिकल ताकत भी बहुत ज्यादा है। फिर वो कहने लगती है कि वांग के पास में भी ट्विन मार्शल सोल है और इसके अलावा उसके पास में वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मार्शल सोल हाउटियान हैमर है, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि इस बैटल को जीत पाना इतना आसान नहीं होगा। वहीं अब हम देखते हैं कि वांग भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी होती है और अब वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने हाउटियान हैमर को बाहर निकालने लगी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ इस बात से काफी हैरान हो जाती है और फिर कहती है कि वांग ने तो फाइट करने के लिए अपने हाउटियान हैमर को भी बाहर निकाल लिया। लेकिन वही हम देखते हैं कि वांग चू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई होती है। मगर वही वांग भी अब इसके ताकत को चैलेंज करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी, जिसे देख नानान कहने लगती है वांग
आखिरकार मास्टर मू की क्लोज डिसाइपल है, जिसका वजह से उसे वांग चू के ताकत के बारे में भी कोई चिंता नहीं है और इसीलिए वो इसके सामने कभी भी हार नहीं मानेगी। तभी वांग चू वांग से कहने लगती है कि ताकत में ओवर पावर होने से कैसा फील हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहती है कि अगर ऐसा भी है तो क्या हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग भी अपने ताकत का यूज करके अटैक करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे सबसे पागलपन वाले ताकत को चैलेंज करना चाहती हूँ। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग चू को भी इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी होती है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पीकॉक डांस वाले स्टोल गाइड का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है, जो कि तुरंत ही इसके बॉडी पर फैल जाती है और इस तरह से इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन आ गया था। और फिर हम देखते हैं कि वांग चू और भी शानदार तरीके से वांग से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो गुस्से में फिर से वांग पर अटैक करने के लिए आ जाती है और कहती है कि मैं भी इस बात को प्रूव करना चाहती हूँ कि हम केवल देखने में एक जैसे हैं, लेकिन मैं ताकत के मामले में तुमसे आगे हूँ। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांग को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहती है चलो मैं भी बताती हूँ कि वर्ल्ड का बेस्ट मार्शल स्कूल क्या होता है। तब इसे देख सेंसी परेशान होता है कि वांग तो सारा खेल बिगाड़ रही है, जबकि यूहा भी कहने लगता है कि वांग अपने केओटिक क्लॉक हैमरिंग टेक्निक का यूज करने वाली है, जिसका सबसे बड़ा फीचर है फोर्स का यूज करके स्ट्राइक करना और इसमें हर हैमर पिछले वाले से ज्यादा पावरफुल होता है। जिसके बाद काइतो कहता है कि अगर वांग ने सभी 81 हैमर को कंप्लीट कर लिया तब इसके वजह से मुझे लगता है कि 7-1 सोल सेंट भी इसका सामना करने के लिए कुछ नहीं कर सकती और इसीलिए फिर उसका सामना कर पाना वांग चू के लिए भी काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तभी युहाव कहता है कि अगर स्किन चैलेंजिंग वाटर मेथड एक बार इंटरप्ट हो गया तब इसके वजह से इसकी पावर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग चू भी इतना आसानी से मानने वाली नहीं होती, इसीलिए वो अपने घोस्ट मेज वाले टेक्निक का भी यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और अब इसका यूज करके वांग के ऊपर अटैक कर देती है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वांग ने इसके अटैक से अपने आप को बचा लिया था और फिर हम देखते हैं कि वो 22वें हैमर से इसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इसके बाद भी वांग चू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि वांग भी इतना आसानी से पीछे हटने वाली नहीं होती और वो भी अपने 24वें हैमर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तब इनके ऐसे पावर को देख सभी इस बात से काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि ये बैटल सच में बहुत ही ज्यादा शानदार था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग चू फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और अब इस तरह से वो लगातार वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन वही हम देखते हैं कि वांग भी इतना आसानी से पीछे हटने वाली नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने हैमर का यूज करके लगातार इसके अटैक को रोकने लगती है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने अपने 51 हैमर को यूज कर लिया था। तभी एक प्लेयर कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल एक जैसे पावरफुल हैं और इसीलिए हम उनका सामना कैसे करेंगे। वहीं वांग चू को लगता है कि वो वांग को इस तरह से नहीं हरा पाएगी, इसीलिए वो अपने आइस सोल स्वॉर्ड के पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो इसी के साथ में गोल्डन ड्रैगन रोअर का भी यूज करने लगती है, जिसके बाद इसके वजह से इसकी पावर काफी बढ़ गई होती है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वांग ने अपने आप को बचा लिया था और अब इस तरह से वो भी अपने हैमर का यूज करके इस पर अटैक कर देती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से दोनों ही इसमें इंजर्ड हो जाते हैं। जबकि वहीं हाउटियन हैमर यहाँ के बैरियर को तोड़कर बाहर जाने वाला था और इसीलिए रेफरी अपने सील का यूज करके इसे रोकता है, जहाँ हम देखते हैं कि इसमें भी उसका हाथ कांप गया था। जबकि वहीं हम देखते हैं कि सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान थे, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसी फाइट कभी नहीं देखी थी। तभी हम देखते हैं कि वांग चू के ऊपर से सील गायब हो गई होती है और वहीं वांग अपने पावर से इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि युहा इसे रोक देता है, जिसका वजह से वांग भी अब इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि उसने वांग चू के सामने अपना हार मान लिया था। जिसके बाद युहा रेफरी से कहता है कि हम इस मैच में हार गए। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांग चू इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और इसीलिए वो युहा से पूछती है कि ऐसा क्यों। लेकिन हम देखते हैं कि युहा इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता। जिसके बाद वांग चू वांग से कहती है कि अभी भी कोई भी न डिसाइड नहीं हुआ है, जिस पर वांग कहते हैं कि चलो हम फिर से फाइनल में फाइट करेंगे, जहां पर मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग चू भी इसके लिए रेडी हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि एक लड़की इन दोनों के पावर को देख हैरान होती है और फिर कहती है कि ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, जिसकी वजह से अगर वे एक टीम में होते तो कोई भी इनका सामना करने के लिए कुछ नहीं कर पाता। वहीं उधर युहा वांग से कहता है मुझे पता है कि तुम इसके साथ में फाइट करना चाहती हो, लेकिन अगर तुम इसी तरह से एक दूसरे के साथ में फाइट करते रहे तब इस तरह से तुम दोनों ही इसमें हार जाओगे। तब इसके ऐसी बात सुनकर वांग भी समझ जाती है कि वह इसके बारे में सोचकर काफी परेशान है, इसीलिए वांग उससे कहती है कि तुम्हें इसके लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी प्लान के बारे में अच्छे से याद है और इसीलिए मैं भी इसे स्टेब्लिश करने के लिए जरूर फॉलो करूंगी। लेकिन असल में वांग चू के साथ में फाइट करने के लिए बार बार मौका नहीं मिलता और इसीलिए मुझे जब इसके लिए मौका मिला तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। तब इसके ऐसी बात सुनकर युहा इसके पास आता है और फिर कहता है मुझे भी पता है कि तुम्हारे पास में दुनिया का बेस्ट मार्शल सोल है, जिसका वजह से तुम कभी भी हार नहीं मानोगी, लेकिन असल में फिर भी मुझे इसके बारे में चिंता हो रही थी और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब
जब हम यहाँ से वापस आएंगे तब मैं तुम्हें उसके साथ में फाइट करने के लिए पूरा चांस दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग भी इस बात से खुश हो गई थी और फिर हम देखते हैं कि वो इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं बाकी लोग भी इनके ऐसे मैच को देख पूरी तरह से हैरान होते हैं और नेशनल मास्टर भी कहने लगता है कि यह मैच बहुत ही शानदार था, क्योंकि वे दोनों भले ही 6 रिंग वाले सोल एम्परर हैं, लेकिन फिर भी उनकी ताकत किसी 7 रिंग वाले सोल सेंट से कम नहीं है। तभी टियानन गुस्से में कहने लगता है कि शायद इसीलिए सन मून एकेडमी उनसे हार गया, जिसका मतलब है कि वे केवल इसमें अनलकी नहीं है बल्कि उनके पास में असल में ताकत की कमी है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से उसके जाने का टाइम हो गया था, इसीलिए सभी लोग उसे रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो जाते हैं और फिर वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंग होंगचेन इसके सामने घुटने टेक देता है और फिर कहता है कि वापस आने के बाद मैं स्टूडेंट को और भी अच्छे तरीके से सुपरवाइज करूंगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि टियानन को अब इस बात से कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए वो इस पर बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। वहीं उधर युहा और उसके सभी साथी काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि हम इस तरह के साथ में इसमें एडवांस हो गए, लेकिन वे अंदर आते ही देखते हैं कि बेई इनके सामने खड़ा है और इसीलिए युहा हैरान होते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर क्या आप रिकवर हो गए। तब इस पर बेई कहता है कि मैंने नॉकआउट राउंड और पूरे रॉबिन राउंड को मिस कर दिया, जिसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी रस्टी हो गई है। वहीं उधर हम देखते हैं कि सेंसी इसके रिकवर होने से काफी खुश हो गया था और कहता है कि फाइनली तुम रिकवर हो गए और अब इसीलिए हम दोनों एक साथ मिलकर वहाँ पर कमाल करेंगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बेई अब तक इन सारे चीजों के लिए युहा को थैंक यू कहता है और कहता है कि तुमने इसके लिए काफी मेहनत किया। तब इस पर युहा उसे कहता है कि मुझे तो यही करना चाहिए। तभी सियाओ कहती है कि टॉप 8 का सभी टीम अनाउंस हो गए हैं, जिसमें ग्रुप 1 में श्रेक एकेडमी, स्नो डीमन सेक्ट और प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट है, जबकि हमारा टैंक सेक्ट, जिंगलू नेशनल एकेडमी, मिंगडू सोल मास्टर एकेडमी और टियानलुंग सेक्ट सेकेंड ग्रुप में है। तभी ननान कहने लगती है क्वार्टर फाइनल में श्रेक का ओपोनेंट मिंगडू सोल मास्टर एकेडमी है, जबकि हमारा ओपोनेंट स्नो डीमन सेक्ट है और असल में हम इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तभी वांग कहती है कि वही नान और मुजुई असल में शायद इसी टीम में है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इंपीरियल फैमिली इसमें सेक्ट के यहाँ पर पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है। तब इस पर बेई कहता है ऐसा देखा जा सकता है कि ये सेक्ट बहुत ही अनयूजुअल है और इसीलिए हम इसे इतना हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन वही हम देखते हैं कि सेंसी को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, इसीलिए वो बेई से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें और तुम एक साथ में मिलकर फाइट करेंगे, जिसके वजह से हमें स्नो डीमन सेक्ट के बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बेई इसके बातों से एग्री नहीं होता और कहता है कि तुम अपने ओपोनेंट के बारे में बहुत सिंपली सोच रहे हो। तब इसके ऐसी बात सुनकर सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद बेई कहता है क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है, क्योंकि वेइनार तो असल में टियानहुन एम्पायर की रॉयल फैमिली है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि कौन सा सेक्ट टियानहुन एम्पायर का प्रोटेक्टर है। तब इस पर सेंसी कहता है कि नौमेनन सेक्ट। तब इसके बारे में सुनकर युहाओ को इसके बारे में याद आने लगता है, क्योंकि नौमेनन सेक्ट के लीडर का मास्टर सुआन के साथ में फाइट हुआ था और अब इसीलिए इसके बारे में सोचकर युहाओ भी इस बात से परेशान होने लगता है। तभी ननान कहने लगती है कि इसमें से ऐसा लगता है कि ये केवल नौमेनन सेक्ट है, ना कि सिंगनिंग सेक्ट। तभी सेंसी कहता है कि सीला नेशनल एकेडमी बहुत ही अनलकी है। तभी वांग कहने लगती है कि अगर बिग ब्रदर के हिसाब से इसके बारे में बात किया जाए तो क्या तुम्हें टियानलुंग सेक्ट के बारे में पता है, जिसके साथ में तुम फाइट करना चाहते हो, क्योंकि मैंने सुना है कि उनके कैप्टन के पास में ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस रेक्स है, जो कि बिल्कुल सीनियर ब्रदर बेई के जैसे है। तब इस पर बेई कहता है कि मेरा ब्लड लाइन गोल्डन होली ड्रैगन है, जबकि ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस रेक्स ने अपने ब्लड लाइन को लगभग खो दिया है। जिसके बारे में सुनकर सियाओ से पूछती है कि आखिरकार इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, लेकिन इस पर बेई कहता है कि इसके बारे में पता लगाने के लिए तुम्हें फाइट करना होगा। जिसके बाद काइतो कहता है कि श्रेक की तो लॉटरी लग गई, मगर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कंपटीशन के फिर से स्टार्ट होने का टाइम आ गया था, जहां बताया जाता है कि टॉप 8 के सभी टीम डिसाइड हो गए हैं और अब इसीलिए इनका बैटल लाइन अभी डिसाइड हो गया है, जहां पर हम देखते हैं कि आज का पहला मैच श्रेक एकेडमी और मिंगडू एकेडमी के बीच में होने वाला था, जिसके बाद पता चलेगा कि कौन इसमें टॉप में आएगा और अब इसीलिए हम देखते हैं कि सभी इस मैच को देखने के लिए एक्साइटेड हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी भी इसके लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन वही हम देखते हैं कि मिंगडू एकेडमी वाले भी कम नहीं होते और इसीलिए वे भी इनके साथ में फाइट करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनकी कैप्टन भी यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखते ही सभी और ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तभी जूजी टियानन से कहती है कि शायद आपको इसी बैटल का इंतजार था। तब इस पर टियानन कहता है कि मेरी सिस्टर बचपन से ही रेबेलियस है, जिसका वजह से वो रॉयल सोल इंजीनियर एकेडमी में नहीं गई और उसने कहा था कि वो बाहरी दुनिया में जाएगी, मगर अनफॉर्चुनेटली मिंगडू एकेडमी और सन मून एकेडमी के बीच में बहुत बड़ा गैप है। लेकिन वही अब हम देखते हैं कि क्वार्टर फाइनल मैच को स्टार्ट करने का टाइम आ गया था, इसीलिए रेफरी भी इसके बारे में अनाउंस कर देता है और फिर हम देखते हैं कि इनका इंडिविजुअल नॉकआउट मैच शुरू होने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी वांगचू का नाम लेने लगते हैं, इसीलिए वांगचू अपनी टीम की तरफ से फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी, जबकि वही हम देखते हैं कि मिंगडू टीम की कैप्टन भी अपने प्लेयर को भेज देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो प्लेयर भी इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया
गया था, इसीलिए वो इसके सामने आकर कहता है कि तुम्हारे साथ में फाइट करना मेरे लिए ऑनर की बात है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग चू को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी तुरंत इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी मैच को स्टार्ट करने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बारे में सुनते ही वो लड़का तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वो अपने सोल कैनन का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि वांग चू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अपने आप को इसके सारे अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लेती है, जिसके वजह से वो लड़का अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाता। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने पावर को फिर से एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि वांग चू को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अपने गोल्डन ड्रैगन रोअर वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का इसके प्रेशर के सामने भी कुछ नहीं कर पाता। तब इसे देख नानान भी कहती है कि इसके प्रेशर तो काफी पावरफुल है, जबकि वही हम देखते हैं कि वो लड़का काफी दूर जाकर गिर गया था और तभी अचानक से हम देखते हैं कि वांग चू इसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी कैप्टन अपना माथा पकड़ लेती है, क्योंकि वे इसमें वांग चू से बहुत ही आसानी से हार गए थे। तब इसे देख सेंसी कहता है कि ये तो सच में साइन है और यहाँ तक कि वांग चू भी इससे नहीं बच सकती। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।